इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल ये 6 कॉलेजेस के एक साथ आए हैं। और मैं डॉक्टर अखिलेश पेशवे सर का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर इस लेक्चर सीरीज का आयोजन किया। और प्रशंसा प्रशंसा की बात यह है कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है, और ये बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका आयोजन किया और हम सबको सम्मिलित किया। इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभारी हूं। मैं साथ ही यहाँ पर जो 6 कॉलेजेस के आईक्यूएसी साथ में आए हैं, वे है धर्मपेट एमपी देव मेमोरियल साइंस कॉलेज, जेएम पटेल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज भंडारा, डॉक्टर एम के उमाठे कॉलेज नागपुर, संताजी महाविद्यालय नागपुर, कॉलेज ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज नागपुर, शिवाजी साइंस कॉलेज नागपुर। और साथ में ये 6 कॉलेजेस के लिए बड़े गर्व की बात है कि इनके इनके इनका कोलैबोरेशन हुआ है भारतीय शिक्षण मंडल नागपुर और डिपार्टमेंट ऑफ वेदांत ज्योतिष, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक। ये सभी एक साथ आए हैं और जिस विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है उस विषय का नाम है इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जो बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के लिए एनईपी 2020 के निर्देशानुसार लागू किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक और बड़े प्रमुख व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर दिनकर मराठे सर, जिनका बहुत सहयोग रहा है। वो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ वेदांत ज्योतिष, कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी रामटेक। मैं सारे आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर्स, जितने टीचर्स ज्वाइन हुए हैं, जिन नॉन टीचिंग स्टाफ का हमको सपोर्ट मिला है, उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तो मैं सारे स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके साथ में अब डॉक्टर प्रदीप राव मुड़े सर, की जो आज के रिसोर्स पर्सन है, मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहता हूं। डॉक्टर प्रणय प्रदीप राव मुड़े सर, इनका पीएचडी हुआ है वेदांग ज्योतिष में और इन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया है वास्तुशास्त्र और वेद विद्या में। इन्होंने 2 बार भाग लिया है ऑल इंडिया संस्कृत स्टूडेंट्स टैलेंट फेस्टिवल, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित होता है। इनके पास में बहुत अच्छा और काफी लंबा एक टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हुए हैं। आज ऐसे विद्वान व्यक्ति का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने जा रहा है। मैं डॉक्टर प्रणव प्रदीप राव मुड़े सर, आपका सभी 6 कॉलेजेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। जो विषय पर आज आप प्रकाश डालेंगे वो विषय है ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा है जयसिंह एंड हिज ऑब्जर्वेशंस। तो मैं अब डॉक्टर प्रणव मुड़े सर से निवेदन करता हूं कि अपने मार्गदर्शन का आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। दिनगतकालावयवात् ज्ञानम् अशक्याय यतो विना यन्त्रैः वक्षे यन्त्राणि तस्फुटानि संक्षेपतः कतिचित्। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, तथा उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी मान्यवर उपस्थित है उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और सभी विद्यार्थी। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। क्या स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ, यस सर। यस। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज का जो मेरा विषय मुझे प्राप्त हुआ है कि ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड जयसिंह एंड हिज ऑब्जर्वेटरीज। तो इस विषय के ऊपर आज जो भी मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ वो मेरे अल्पमति से मैं यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे विषय है कि ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। तो एक एक पद को हम यहाँ पर देखते जाएंगे आगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल ऐसा एक पद आया है, तो ऑब्जर्वेशनल से ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ऑब्जर्वेशन किसको कहेंगे हम। देखिए, जैसे यहाँ पर विषय चल रहा है खगोल शास्त्र के बारे में। तो खगोल शास्त्र के बारे में आज तो हम सभी को पता है कि सूरज सुबह सनराइज होगा, शाम को सनसेट होगा, आदि ये सारी बातें। लेकिन सृष्टि उत्पत्ति काल के बारे में अगर हम सोचेंगे तो तब इस प्रकार से नहीं था। अनेक प्रकार की कथाएं भी आपने सुनी होगी, अनेक प्रकार का भय भी उस समय में था। जैसे आज भी जो हमारे विचार से परे है, अगर ऐसे खगोल में कुछ होता है या ऐसे आसमान में कुछ चीजें हमें दिखाई देती है तो हम उसके लिए डर जाते हैं। लेकिन सृष्टि उत्पत्ति काल में अगर हम देखेंगे तो तब तो उनके लिए सब कुछ नया ही था। ये सूरज आ रहा है या बड़ा आग का गोला, उसको तब उस समय में आग का गोला आ रहा है, फिर शाम को कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहा है, कभी गर्मी बढ़ रही है, कभी ठंडी बढ़ रही है। रात के समय में अनेक प्रकार के तारे दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं, कभी बड़े बड़े तारे दिखाई देते हैं, या कोई उल्का पिंड गिरता है तो एक आग का गोला गिर रहा है। ऐसा ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न जो है वो हमारे मन को उस समय में आलोड़ित करते आ रहे हैं। लेकिन खगोल शास्त्र का मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, तो ये खगोल शास्त्र की व्युत्पत्ति क्यों हुई, सबसे पहले थोड़ा हम उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे मन में तब आए होंगे, हम उससे डरे भी होंगे। लेकिन सिर्फ डर कर आगे बढ़ना ऐसा नहीं होता है, तो उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर आगे एक्शन लेना ऐसा होता है। एक सामान्य हमारा स्वभाव होता है कि किसी भी चीज को अगर हम डर रहे हैं या जो हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में सबसे पहले पता करना है, उसके बारे में उसके उसके लिए डरना है, नहीं डरना है, या उससे आगे हम कुछ बढ़ सकते हैं या आदि बातें हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पर, तो खगोलीय प्रश्न ऐसे अनेक प्रकार के, मैंने तो कुछ दो चार ही यहाँ पर बताए हैं। तो अनेक प्रश्न हमारे मन में आए होंगे आदि। तो अज्ञात पूर्ण कथाएं भी उस समय में रची गई थी। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में मैंने कहा, चंद्रकला भी, चंद्रमा को अगर हम देखेंगे तो एक सफेद गोला है, वो कम होता जाता है, ज्यादा होता जाता है, ये भी मन में प्रश्न आए होंगे। आकाशीय अनेक प्रकार की आकृतियां, जैसे यहाँ पर एक आ रहा है कि ग्रहण के बारे में कोलंबस की एक कहानी आती है। एक टापू में ऐसा ही हुआ था कि दो लोगों के बीच में ऐसे झगड़े हुए थे। तो वहां पर उन्हें आचार्य ने कहा कि आप पर जो सूरज है वो नाराज होने वाला है, तो यहाँ पर पूरा अंधेरा छाएगा। और सच में वैसा ही वहां अंधेरा छा गया, तो वो लोग पूरी तरह से डर गए। ऐसा कैसे हो गया कि सूरज भगवान हमारे ऊपर कोप हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, ज्ञान होने के बाद जो है कि अब अगर ग्रहण अब होता है तो अभी हम उससे डरते नहीं है, कि पता होता है कि नहीं ठीक है, ग्रहण आया हुआ है, इतने समय तक रुकेगा या इतने समय तक ये अंधेरा रहेगा, उसके पश्चात फिर से उजाला होगा। तो ये ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है और अचानक से अंधेरा हो जाता है, जैसे अभी मान लीजिए ग्रहण नहीं है, पंचांग में नहीं, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन अचानक से अगर अंधेरा छा जाएगा तो हम भी डर जाएंगे। तो उस प्रकार से एक कथा, ये तो एक कथा है, लेकिन ऐसे अनेक कथाएं अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग लोगों के बीच में प्रचलित हुई थी या चली थी। धूमकेतु आदि इन सभी की कथाएं। अब यहाँ पर आप प्रश्न आ रहा है कि इनको जानने के लिए तो हमने इस खगोल शास्त्र की, आकाश में जो भी तारे होते हैं उनके उनसे ज्ञान प्राप्त करना। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर ज्योतिष शब्द आ रहा है, ग्रह नक्षत्राणि तानि अधिकृत्यर्थम शास्त्रम ज्योतिषम। तो अब ये ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, तो इसको हम थोड़ा, अब ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी किया हुआ हो, इसलिए रिलेशन ऐसे जाएंगे ही, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम ज्योतिष में भी जाएंगे, फिर से बाहर आएंगे, इस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाए, एस्ट्रोलॉजी कहा है, ज्योतिष शास्त्र कहा है, तो इसकी व्युत्पत्ति के बारे में भी अगर हम कहेंगे, तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि ग्रह नक्षत्राणि तानि अधिकृत्यर्थम शास्त्रम ज्योतिषम। तो ग्रह नक्षत्र इनके द्वारा जिस शास्त्र की व्युत्पत्ति, अर्थात इन ग्रह नक्षत्रों के जो स्थिति बदलती रहती है, इन ग्रह नक्षत्रों का वर्ण बदलता रहता है, या अलग प्रकार के हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो उनके द्वारा क्या प्रभाव इस पृथ्वी तल पर पड़ता है, या इस पृथ्वी तल पर जो हम निवासी है, हम पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसलिए
इस शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष मीन्स ज्योति, जो आकाश में जो चमकते तारे होते हैं, तो उन तारों के ऊपर से जिस शास्त्र की व्युत्पत्ति की गई उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इसे हम ऐसा भी कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र का जो मूल है वो खगोल शास्त्र ही है। बिना खगोल शास्त्र को जाने जो भी प्रिडिक्शन हम करते हैं वो करना असंभव है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये सूत्र खगोल शास्त्र के भी बारे में हम कह सकते हैं कि ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही जिस शास्त्र की उत्पत्ति हुई है उसको हम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। लेकिन जो मेरा विषय था, कि मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन किसको कहेंगे, वेद किसको कहेंगे, अब वहां पर हम आते हैं। वेद वेदांग त्रिस्कंदों के बारे में अगर कहूंगा तो वो बहुत बढ़ जाएगा विषय, तो ठीक है, हम इसमें आएंगे। तो वेद और देखना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ, आंखों को दिख रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा हूँ, तो उसको हम देखना कहते हैं। उसको मैं वेद कर रहा हूँ ऐसा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि दृष्टि वेद, दृष्टि वेद मतलब आंखों से देखना और उसके बारे में सोचना, इसको हम दृष्टि वेद कहते हैं। जो अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है मतलब जैसे हम अगर ऐसे देखेंगे तो 1 घंटे तक ठीक है देख लेंगे, लेकिन 2-4 दिनों तक हम 1-2 साल तक ऐसे ही देखते रहेंगे बिना हिले डुले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उसको ब्रैकेट में मैंने अस्थिर ऐसा कहा है। लेकिन वेद उसको भी हम कहेंगे, लेकिन उसमें दो प्रकार होते हैं। एक अंतर्दृष्टि वेद, जैसे ऋषि मुनियों के बारे में आपने सुना है, तो यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो होते हैं उसको अंतर्दृष्टि वेद कहा जाता है, कि अपने आप में झांकना, इस प्रकार से उसको अंतर्दृष्टि वेद कहते हैं। लेकिन दूसरा जो है बहिर्दृष्टि वेद, तो बाहर की दुनिया में देखना, समझना, उसके बारे में अभ्यास करना, तो उसको बहिर्दृष्टि वेद कहते हैं। तो यही बहिर्दृष्टि जो वेद है वो हम आकाश में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आकाश में जब हम देखते हैं तो सूरज के बारे में पता चलता है, चंद्रमा के बारे में पता चलता है कि ठीक है आ रहे जा रहे हैं, अन्य ग्रहों के भी बारे में पता चलता है। लेकिन मैथमेटिकली अगर उनको ना देखा जाए, सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता चलना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको तो पता ही है कि कितना जरूरी होता है। अगर हम कहेंगे सूरज पूर्व या दक्षिण में उगता है तो वो गलत हो जाता है। तो इस कारण से आपको एग्जैक्ट, ये तो ठीक है पूर्व या दक्षिण में, लेकिन पूर्व में भी कौन से अंश में कैसे क्या है ये सारा हमें समझना पड़ता है। हम सिद्धांत ज्योतिष में देखेंगे तो इसका सूक्ष्म अध्ययन बहुत जरूरी होता है, और क्यों जरूरी होता है वो आगे जाकर भी हम उसको देखेंगे, कि अगर वो थोड़ा भी गलत हो जाता है तो कितनी चीजों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये दृष्टि भेद है, इसको अस्थिर माना गया है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कौन सा ग्रह या कौन से तारे कौन सी पोजीशन में आकाश में उनकी पोजीशन क्या है। इसलिए जो आया है यंत्र वेद, तो यहाँ पर जैसे ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए मैं यंत्र वेद, जो ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको यंत्र कहेंगे, या उनको वेद यंत्र ऐसा भी कहा जाएगा। इसलिए अगर कोई कंफ्यूज हो सकता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में मैं थोड़ा मतलब बहुत कम बोलने वाला हूँ, इस कारण से पहले यंत्र वेद, यंत्रों के द्वारा जो वेद किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो उसको यहाँ पर मैंने यंत्र वेद कहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें एक स्टेबल वेद करना है, हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है ग्रह नक्षत्रों की। इस कारण से यंत्रों का जो यूज करना प्रारंभ हुआ। जैसे आज भी हम कहते हैं कि कुछ बातों के लिए, अनेक चीजों के लिए हम यंत्रों का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर भी हुआ कि वेद करने के लिए हम यंत्रों के द्वारा वेद करना प्रारंभ हुआ। तो अब ये यंत्र कौन से थे ये भी मैं आगे बताऊंगा। अब इन यंत्रों को रखने के लिए वेधशाला, जिसको हम ऑब्जर्वेटरी ऐसा कहते हैं, तो उन यंत्रों को एकत्रित रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए और अभ्यास करने के लिए इन वेधशालाओं की रचना की गई थी। अब ये जैसे मैंने कहा कि स्पष्ट वेद क्यों करना है, खगोल शास्त्र को क्यों जानना है, जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने देखा है कि अनेक सारे विषय आपको यहाँ पर लेक्चर में आपने सुने हैं, और आपके सिलेबस में भी अनेक विषय होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये भी आता है
कि खगोल शास्त्र को क्यों जाने। जैसा कि मैंने कहा कि फ्यूचर में आने वाले कोई संकट है या कोई और भी बाधाएं होगी, तो उसके बारे में तो हमें पता चलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी स्पष्ट वेद की आवश्यकता इसलिए होती है। एक भास्कराचार्य, आप सभी को पता है, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है जिन्होंने रचा है, ऐसे भास्कराचार्य सभी जानते हैं। यात्रा विवाहोत्सव जात कादो खेटे स्फुटैरेव फल स्फुटत्वम, ऐसा सूत्र आता है कि अगर हम इन ग्रह नक्षत्रों की सटीक पोजीशन के बारे में अगर नहीं जानेंगे, तो अभी के जमाने में तो यात्रा नॉर्मल हो गई, लेकिन पहले के जमाने में यात्रा को बहुत ज्यादा महत्व था। इसके लिए कुछ ग्रंथ भी रचे गए थे। तो यात्रा, विवाह, उत्सव, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, या अन्य अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार के उत्सव होते हैं। सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं, अलग अलग संप्रदाय में आप सभी को पता है तो वो उत्सव होते हैं। अगर हम कहेंगे कि नहीं, गणेश चतुर्थी कोई आज मना रहा है, कोई 2 दिन बाद मना रहा है, कोई 1 महीने बाद मना रहा है, या कोई अलग 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 प्रकार के उत्सव अलग अलग दिनों में मना रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस कारण से इसकी सूक्ष्मता पता होनी चाहिए, विवाह को सिद्ध करेगी आदि। तो ये सारा जो है, अगर ग्रहों की पोजीशन नहीं पहचानेंगे तो ये भी सारा गलत हो जाएगा। अब वेद काल के लिए वेद कब करना चाहिए आकाश का, तो थोड़ा आता है कि सूर्योदय के काल में और मध्य रात्रि में वेद करते हैं। वेद के संदर्भ हमें अलग अलग वेद, वेदांग, सूत्र, पुराण काल आदि में हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सूत्र भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। वो इसलिए सिर्फ कि वेद आज का विषय नहीं है। ये जो संकल्पना है, ये आज की संकल्पना नहीं है, सृष्टि के व्युत्पत्ति काल से ही यह संकल्पना है। इसलिए खगोल शास्त्र को अगर कोई कहेंगे कि नहीं, ये अभी अभी लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुआ है, तो ऐसा नहीं है। खगोल शास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से ही है। इसलिए, और ये जो अध्ययन चला है, ये सृष्टि के आरंभ से ही चलता आया है। इसका प्रूफ यही है कि ये वेद वेदांग सूत्रकार और अनेक ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के संप्रदाय में भी बहुत अच्छे अच्छे आचार्य होकर गए हैं। उनके लिए कुछ संदर्भ मैंने यहाँ पर दिए हैं, और नीचे भी अन्य बहुत ऐसे संदर्भ हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब ये भी प्रश्न आता है कि ध्रुव गणितज्ञ संकल्पना, आप सभी ने ऐसा सुना भी होगा कि कुछ सिद्धांत ग्रंथ होते हैं और वेधशालाएं भी होती है। तो इनका एक ही पर्पज होता है कि जो ग्रंथों के द्वारा गणित करते हैं कि ये ग्रह इतने इतने दिनों में यहाँ यहाँ इस राशि में जाएगा या ग्रहण होगा, तो ध्रुव तुल्यता दृष्टि से भी उस दिन उस समय में वह ग्रह अगर वहां पर दिख जाता है, तो वही ध्रुव गणितज्ञ संकल्पना उसको हम कहते हैं। और ये जो ध्रुव गणितज्ञ संकल्पना है, ये सवाई राय जयसिंह की बहुत बड़ी देन है। अन्य भी आचार्य हुए हैं, लेकिन जो सवाई राय जयसिंह के बारे में आज चर्चा चलने वाली है, तो उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और दुर्गणित के साधन हेतु खगोल यंत्रों का प्रयोजन अत्यावश्यक होता है। बिना खगोलीय ये जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बिना यह संभव नहीं है। अब दूसरा जो मेरा विषय है, इंडियन एस्ट्रोनॉमी। अब इंडियन एस्ट्रोनॉमी किसको कहेंगे हम, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि जो पूर्वाचार्य होकर गए, उन्होंने कुछ ग्रंथ ऐसे रचे, उन ग्रंथों के आधार से हम ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी है। इंडियन जो होकर गए थे, भारतीय जो होकर गए आचार्य, उन्होंने उनके अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। उन अद्वितीय ग्रंथों की, ऑथेंटिक ग्रंथों के बारे में मैं यहाँ पर कुछ नाम दे रहा हूँ, जिनसे हमें पता चलता है। और ये यही सब कुछ है ऐसा नहीं है, इन ग्रंथों के अलावा भी अनेक ग्रंथ है। जैसे सूर्य सिद्धांत, वेदांग ज्योतिष, आर्यभटीयम, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म सिद्धांत, शिष्यते वृद्धिधम, ये इतने सारे ग्रंथ जो है, ये हमारे इन एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट के रूप में हम इनको देख सकते हैं। अगर कोई आगे जाकर विद्यार्थी रिसर्च भी करना चाहेगा, तो उनके लिए यह ग्रंथ बहुत ही यूजफुल रहेंगे। और भी बुक्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, ये नामों मात्र है, इनके बारे में नहीं बताऊंगा। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर हम कहेंगे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्राचीन काल में कुछ होकर गए, जिनका संदर्भ मात्र मिलता है हमें, लेकिन आज अगर उनको देखने का प्रयास करेंगे, तो हमें वो नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने जो ग्रंथों के नाम आपको बताए थे, तो उनमें सूर्य सिद्धांत आदि जो प्राचीन ग्रंथ है, उनमें कुछ वेद यंत्रों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। लेकिन ब्रैकेट में मैंने आगे दिया है, दर्शनार्थ है यह अनुपलब्ध है, तो इनका दर्शन कुछ कुछ का हो जाएगा आपको। लेकिन पुस्तकों में अलग अलग प्रकार के जो विधि बताई गई है, उनकी निर्माण की विधि के बारे में भी है,
उनको यूज कैसे करना है उसके बारे में भी संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं, तथा इससे हम किन किन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, ये सारे विषय आते हैं। तो उन ग्रंथों में हमें कुछ यंत्रों के नाम मिलते हैं, जैसे खगोल यंत्र, गोल यंत्र, घटी यंत्र, चक्र यंत्र, धूप घड़ी यंत्र के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। धूप घड़ी यंत्र आज ही नहीं, पुराने जमाने से चला आ रहा है। यहाँ पर अगर कोई बहुत ज्यादा वृद्ध है तो उनको भी पता है कि घटी का जो प्रयोग है वो कुछ सालों में ही ज्यादा मात्रा में हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम, जैसे मैं भी गुरुकुल में था तो तब घड़ी पहनना अलाउ नहीं था। तो हम धूप से, कि नहीं यहाँ तक धूप आई है मतलब 3 बजे, यहाँ तक धूप आई है मतलब 5 बजे है, इस प्रकार से भी हम उसका यूज करते थे। तो ये और भूगोल यंत्र, यष्टि यंत्र, वंशादि यंत्र, स्वयंवह यंत्र, ऐसे अनेक प्रकार के यंत्रों के नाम मात्र मैंने यहाँ पर दिए हैं। इनके बारे में अगर पढ़ना है तो जो पीछे मैंने ग्रंथ बताए हैं उन ग्रंथों में आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सॉरी, मिलती ही है, मिल सकती है नहीं। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि दर्शनार्थे उपलब्ध प्रस्तरवेद यंत्र, अगर ये जो यंत्र है आप इनको देखना चाहते हैं तो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर शंकु यंत्र, सम्राट यंत्र, यंत्रराज, द्वादश राशि वलय यंत्र, कपाल यंत्र, क्रांतिवृत्त यंत्र, षष्ठांश यंत्र आदि, ये सारे जो यंत्र है, आगे जाकर जो समय राजा जयसिंह द्वारा कुछ 5 वेदशालाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो उनमें आपको इन यंत्रों को आप देख सकते हैं। उनमें ही नहीं, और भी अलग वेधशालाएं हैं, उनमें भी सभी यंत्र एक ही वेधशाला में मिलेंगे या ऑब्जर्वेटरी में मिलेंगे, ऐसे नहीं है। अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज में अलग अलग यंत्र मिल सकते हैं, या कुछ ऐसे यंत्र है वो सभी में आपको मिल जाएंगे। अब ठीक है, बहुत सारे सभी यंत्रों के बारे में हमसे डिस्कस करना तो इतने कम समय में असंभव है। थोड़ा थोड़ा हम कुछ यंत्रों के बारे में देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए धूप घटिका यंत्र, ये आप सभी ने देखा होगा। बहुत जगहों पर इसका वॉलपेपर भी रखते हैं, अलग अलग जगहों पर, या कुछ मंदिरों में, या कुछ धार्मिक स्थलों में, कुछ लोगों के तो घरों में भी ऐसे यंत्र आपको दिखाई देते हैं, या कुछ मूवीज में भी आप देखते हैं। तो इस प्रकार से धूप घटी का यंत्र आपको दिखाई देता है। तो नाड़ी वाले यंत्र के ऊपर आगे जाकर एक नाड़ी वाला यंत्र भी आता है, तो उस नाड़ी वाले यंत्र के ऊपर इसको स्थिर किया जाता है। दक्षिणोत्तर शंकु का मुख, या इसको हम देखेंगे तो ये आपके जो अक्षांश होता है उस अक्षांश के अनुसार इसका जो झुकाव होता है उस झुकाव को रखा जाता है, और उसके पश्चात ही इस धूप घटी का यंत्र हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इस धूप घटी का यंत्र का यूज हम लोकल टाइम निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ नागपुर में मैंने इस धूप घटी का यंत्र का यूज करना चाहा, तो इस धूप घटी का यंत्र के द्वारा मैं भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो नहीं बता सकता हूँ। ये बस मैं यहाँ का नागपुर का समय बता सकता हूँ। हाँ, उसमें कुछ संस्कार करने के पश्चात, देशांतर संस्कार जिसको हम कहते हैं, तो उस देशांतर संस्कार करने के पश्चात मैं स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन जो इस धूप घटिका के ऊपर दिखेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो लोकल टाइम रहेगा। तो इसलिए आप जहां भी जाएंगे, अगर इस धूप घटिका यंत्र को निकालेंगे तो आपको उस जगह का समय पता चल जाएगा। और इस धूप घटिका यंत्र को तैयार करने की अनेक विधियां हैं। तो इसी चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा है, कहीं और अगर अलग प्रकार से दिखाई देता है तो ऐसा नहीं कि वो धूप घटिका यंत्र गलत होगा और ये सही है, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार से होता है। और उसके बाद में दिनमान रातिमान घटता बढ़ता है, तो वो भी ज्ञान एक खगोल शास्त्री को होना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे नहीं आज ये यहाँ पर था तो 5 बजे थे, लेकिन कल ये यहाँ से हट गया है, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद ये यहाँ पर नहीं है। तो ये सारा दिनमान जो घटता बढ़ता है अक्षांश के अनुसार, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इस शंकु यंत्र के बारे में अगर देखेंगे तो ये आपको मैक्सिमम सभी ऑब्जर्वेटरीज में देखने को मिलता है, जो एंशियंट ऑब्जर्वेटरीज है। मैं स्पेशली यहाँ पर यही कहूंगा कि ये जो मेरी पीएचडी भी इन यंत्रों के ऊपर हुई है, लेकिन प्राचीन प्रस्तर वेद यंत्र जिनको कहेंगे, कि एंशियंट इंडियन ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हुआ है। तो यहाँ पर ये जो शंकु यंत्र दिखाई दे रहा है, और ये जो भी यंत्र मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये यंत्र बिना विद्युत के चलते हैं। ये प्राकृतिक यंत्र है, प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे। प्रकृति जिस प्रकार से चलेगी ये यंत्रों से भी हम उसी प्रकार से वेद कर पाएंगे। जैसे अगर बादल आ गए तो फिर ये जो शंकु यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके ये जो बीच में एक आपको दिख रहा होगा, एक दंड दंड दिख रहा होगा,
एक रॉड है, तो उसकी छाव देखिए वहां पर पड़ रही है। लेकिन अगर बादल होंगे तो हम इससे जो भी दिग्देश काल के ज्ञान हमें हो सकता है तो वो नहीं होगा। तो इसकी निर्माण पद्धति बहुत आसान होती है। एक गोल आपने किया है तो हम विषय को नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका इतिहास के बारे में मैंने कहा कि ये अनेक ऑब्जर्वेटरीज में भी देखने को मिलता है और अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी इसका संदर्भ हमें प्राप्त होता है। और सूर्य का सायन राशि प्रवेश, जैसे आप सभी को पता है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह, जो सूर्य होता है वो 12 महीनों में 12 राशि भ्रमण करता है। जैसे यहाँ पर सूर्य का सायन राशि प्रवेश, अब सायन निरयन ऐसी दो पद्धतियां होती है। सायन मतलब अयन सहित, निरयन मतलब अयन रहित। तो इस प्रकार से गणना के बारे में, जैसे अः उत्तरायण का प्रारंभ हो रहा है तो सायन की दृष्टि से हम क्या कहते हैं, 21 से 30 दिसंबर के बीच में जो है सूरज सायन मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन निर्यन को देखेंगे तो मकर संक्रांति के दिन वो प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर जो है ये इस यंत्र में जो भी आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होगी, तो वो जो लाइंस है वो सारे मेष राशि, सायन मेष राशि प्रवेश, सायन कर्क राशि प्रवेश, तुला राशि प्रवेश, इस प्रकार से वहां पर दिया जाएगा आपको। तो इससे यह यंत्र ऐसा होता है, इस यंत्र के ऊपर त्रिप्रश्नाधिकार नाम के जो सिद्धांत ग्रंथों में चैप्टर ही होते हैं। अब सम्राट यंत्र के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। सम्राट यंत्र, इसके नाम जैसे सम्राट, तो बहुत बड़ा यंत्र है। अगर वो ये जयपुर में गया होगा तो जयपुर में बहुत ही बड़ा यह यंत्र है। अगर आप इसके निकट जाकर अगर इसको देखना चाहेंगे तो आपको पता चलता है बाप रे ये इतना बड़ा यंत्र है। लेकिन ये जो यंत्र है ये आपको अनेक ऑब्जर्वेटरीज में देखने को मिलेंगे, बहुत पॉपुलर यंत्र है ये भी। तो इसको हम देखेंगे तो ये लघु और बृहत, इसे दो प्रकार की यंत्र आपको जयपुर के जो वेधशाला है जंतर मंतर, तो वहां पर आपको ये सम्राट यंत्र दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। जितना बड़ा, अब इन यंत्रों में हम देखेंगे तो ये जो यंत्र होते हैं ये जितने बड़े होते जाएंगे वो उतने ही सूक्ष्म ज्ञान हमें कराएंगे, और जितने छोटे होंगे उतना वो हमें स्थूल ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे अगर इसको देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये सम्राट यंत्र जयपुर में सबसे बड़ा है, तो यह यंत्र हमें 2 सेकंड तक का काल भी बता सकता है कि अभी कौन सा सेकंड चल रहा है। अतः यह यंत्र इतना बड़ा बनाया गया है। उसके बाद में एएम पीएम क्या है, ये जो बीच में एक दीवार ऐसे दिख रही है आपको, ये देखिए ऐसे एक त्रिकोण जैसा दिख रहा होगा आपको। मैं वहां पर पॉइंटर, त्रिकोण जैसे ऊपर आपको एक मीनार जैसे छोटा सा दिख रहा है, तो ये त्रिकोण जो भित्ति है उसको शंकु भित्ति कहा जाता है। उसके ऊपर छाव गिरती रहती है और वो जो भित्ति है वो उत्तराभिमुख है, उत्तर की ओर मुख किया हुआ है उसने। तो नीचे से अगर हम देखेंगे तो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देता है। तो उस दीवार के इस साइड में हमें एएम मतलब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर दूसरे भित्ति पर दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, इस प्रकार से समय हमें ज्ञात होता है। 2 मिनट का समय दोपहर का होता है जिसमें किसी भी दीवार के ऊपर छाव नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह जो बड़ा यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो जितना बड़ा रहेगा उतना सूक्ष्म, और इससे बड़ा यंत्र आपको नहीं दिखेगा कोई। पूरे भारत में अगर आप जाएंगे तो जो जयपुर में सबसे बड़ा सम्राट यंत्र है उससे बड़ा नहीं है। नाड़ी वलय यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र के बारे में, ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है ये 6 महीने इस साइड का चलता है और 6 महीने उस साइड का। जैसे दक्षिण गोल उत्तर गोल, जैसे सभी को शायद पता होगा जो यहाँ पर विद्यार्थी है, उत्तरायण दक्षिणायन तो सभी को पता है, लेकिन सूरज का उत्तर में रहना, सूरज का दक्षिण में रहना, ये अलग संकल्पना है। बहुत सारे लोग उसको मिक्स कर देते हैं कि उत्तरायण मतलब सूरज का उत्तर में होना, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार उसको आप पढ़ लीजिए कि सूरज का दक्षिण में होना क्या होता है और उत्तर में होना क्या होता है। इस अब यह जो यंत्र है, आपको जो भाग जो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, जब सूरज उत्तर गोल में रहेगा तब यह जो भाग है वो काम में आता है।
सूरज जैसे उत्तरायण प्रारंभ होता है, उत्तरायण थोड़ा बता देता हूँ। उत्तरायण प्रारंभ होता है जैसे मकर संक्रांति से, सायन से लीजिए या निर्यण से लीजिए। मकर संक्रांति के बाद जैसे सूरज उत्तरायण प्रारंभ होता है, लेकिन वो एक्चुअल में तब दक्षिण गोल में ही होता है, बस उत्तर की ओर बढ़ना उसका प्रारंभ हो जाता है। उसके 3 महीने बाद जब मेष संक्रांति आती है, तब वो क्या होता है, तब वो दक्षिण से उत्तर गोल में चला जाता है, मतलब उसका प्रवेश हो जाता है। तो तब से लेकर 3 महीने तक वो क्या रहेगा, पूरा जितना उत्तर तक जा सकता है उतना उत्तर तक जाएगा, और उसके पश्चात फिर वो दक्षिण की ओर बढ़ेगा। मेष संक्रांति से लेकर तुला संक्रांति तक वो कहाँ रहेगा, उत्तर गोल में रहेगा। तो तब जब उत्तर गोल में रहेगा, तब ये जो यंत्र आपको भाग दिखाई दे रहा है जो ऊपर उठा हुआ है, जो नॉर्थ पोल के ऊपर उठा हुआ है, तो यह भाग जो है वो कार्यरत रहेगा। पीछे का जो भाग दिखाई दे रहा है वो ऐसे नीचे झुका हुआ है उसका। और इसके झुकाव के बारे में हम कहेंगे, ये जहां पर भी बनेगा यह यंत्र, उसके अक्षांश के अनुसार उसका उठाव और उसका झुकाव उस प्रकार से रहेगा। अगर मान लीजिए जैसे नागपुर में अगर बनाना है, तो 21.9 यहाँ का अक्षांश है, लैटिट्यूड है। तो इसको हम देखेंगे, तो ये क्या करेगा, 21.9 ऊपर उठा रहेगा नॉर्थ की तरफ से, और साउथ की तरफ से यह नीचे झुका हुआ रहेगा, ऐसा। तो तभी हम इसके ऊपर से जो काल ज्ञान है, जैसे नीचे दिखाई दे थोड़ा लिखा हुआ है मैंने, कि इस यंत्र के द्वारा नतोन्नत काल, स्वदेशीय उदय, घटिका, घंटे, मिनट्स, घटिपल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन घटिपल के बारे में भी इस यंत्र के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। घंटा घंटा और मिनट्स के बारे में सभी को पता है, तो क्या समय हुआ है, कितने घंटे हो चुके हैं, क्या कितने मिनट्स हो चुके हैं, ये भी इस यंत्र के द्वारा हम वहां पर बिना किसी अलग यंत्र, मोबाइल या घड़ी देखकर हम इस यंत्र से भी देख सकते हैं। उसके पश्चात एस्ट्रोलॉजी में अगर जाते हैं, तो लग्न, होरा, दृष्टांत, द्वादशांश, कुंडलियों के कुछ प्रकार है, तो उनको भी हम इस यंत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब यह यंत्र जो है वो दोनों अलग अलग इसमें चलेगा, और जब कभी ऐसा समय आएगा जब सूरज पूरी तरह से विषुव वृत्त पर आ चुका है, उसको हम दक्षिण में भी, दक्षिण गोल में भी नहीं कहेंगे, उत्तर गोल में भी नहीं कहेंगे, तो कुछ दिनों के लिए ये दोनों यंत्र काम नहीं करेंगे। नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो भी काम नहीं करेगा, साउथ पोल की तरफ जो मुख किया हुआ है वो भी काम नहीं करेगा। तो वहां पर देखिए ऊपर एक एरो मैंने दिखाया है, धूप घटिका यंत्र। तो वो जो छोटा उसके ऊपर रखा हुआ है, उस धूप घटिका यंत्र के द्वारा समय का निर्धारण होता है। अब उसके बाद एक यंत्र आता है दिगंश यंत्र। ये कंपास हम यूज करते हैं, तो कंपास के द्वारा तो ठीक है, दिशा के बारे में पता चलता है, लेकिन हम प्राचीन काल में देखेंगे जब कंपास नहीं था, लेकिन आज भी अगर शास्त्रीय दृष्टि से पढ़ेंगे या हम देखेंगे, तो बहुत ज्यादा 100% कंपास के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना होता है। प्राकृतिक दृष्टि से प्रकृति क्या बता रही है कि पूर्व दिशा कौन सी है, ऐसा साधन करने की विधि आज भी प्रचलन में है। कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण भी आए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाना चाह रहे थे, कुछ यंत्रों के उपयोग से, कुछ कुछ लोग मोबाइल में कंपास निकालते हैं, कुछ स्मार्ट घड़ी होती है उनमें कंपास निकालते हैं, तो उसमें भी ऐप में भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो कभी कभी दिशा गलत हो जाती है, लेकिन दिशा गलत होने से हमें लगता है ठीक है, थोड़ा तो दिशा गलत हो चुकी है तो इतना कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक दिशा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक वास्तुशास्त्र के भी नियम वहां पर लागू नहीं करने चाहिए। और उसी प्रकार से खगोल शास्त्र में भी अगर हम देखेंगे, तो जब तक दिशा का 100% ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है, तब तक आप भी गुड स्टेटमेंट नहीं रख सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर ये दिगंश यंत्र, अब उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इस कारण से प्राकृतिक दृष्टि से प्रकृति जैसे चलेगी उस प्रकार से इन यंत्रों को हम चलाते थे। तो यहाँ पर आप जो भी यंत्र देख रहे हैं, और मेरा भी जो अध्ययन है वो इन्हीं यंत्रों के ऊपर हुआ है। अतः इन यंत्रों के बारे में अगर आप देखेंगे, फोटो में देखिए, आप कहीं पर भी आपको सॉकेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो यंत्र है, ये आपको सवाई रायसीमा की जितने भी ऑब्जर्वेटरीज है, 4 ऑब्जर्वेटरीज में मथुरा की ऑब्जर्वेटरी अभी नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आगे जाकर। तो ये दिगंश यंत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इस यंत्र के द्वारा
दिशा का निर्धारण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ दिशा ही नहीं, उन्नतांश नतांश अग्रा प्रभा पलकर्ण जा एवं छायाकर्ण का ज्ञान होता है। मैं मानूंगा कि ये जो शब्द है ये हिंदी में है, कुछ लोगों का इंग्लिश में ज्यादा कमांड होंगी, तो उसको बस एक बार ट्रांसलेट करके देख लीजिए, ताकि उन्नतांश नतांश अग्रा प्रभा ये क्या होता है, तो आपको भी आगे जाकर पता चल जाएगा। अब यह उन्नतांश यंत्र, उन्नतांश यंत्र के बारे में अगर कहा जाए तो ये फोटो मैंने खींची हुई है, क्योंकि उस समय में वो कार्य चल रहा था। तो इस यंत्र को भी, जो बड़ा गोल दिखाई दे रहा है आपको, उस गोल को हम यहाँ वहां घुमा सकते हैं। उसके अंदर एक नलिका डालकर हम वेद कर सकते हैं। उस नलिका को ऐसे बीच में फिक्स करना होता है, फिर उसके द्वारा उस नलिका को घूम कर कौन सा ग्रह कहाँ दिखाई दे रहा है। वेद में एक होता है, सूरज जब होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक अगर वेद करना है आपको, तो छांव से वेद करना होता है। और रात्रि में जब सूरज नहीं है तब आपको वेद करना है, तो आपको आकाश को देखना होता है। क्योंकि दोपहर के ना समय में अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो आंखों के अंदर कुछ मात्रा में डैमेज हो सकती है, तो इसलिए ऊपर नहीं देखना है। तो इस वजह से यहाँ जो नलिका लगाई जाती है दोपहर के समय में, उसकी छांव जहां पर गिरती है, यहाँ पर अंशांकन होते हैं। ये सारे यंत्र आप जो भी देख रहे हैं, इन सारे यंत्रों में अलग अलग दिशाओं में अंशांकन होते हैं। जो गोल दिखाई दे रहा है आपको सर्कल, उसमें भी अंशांकन है। जो नलिका लगाई जाएगी उसमें भी अंशांकन रहेंगे। नीचे जो दीवार होती है उसमें भी अंशांकन, जो डिग्रीज होती है, वो सारी डिग्रीज इसमें दी हुई होती है। तो यहाँ पर इस यंत्र के द्वारा, और इनका वेट भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, ग्रहों के शरह स्पष्टाक्रांति, याम्योत्तर क्रांति एवं उन्नतांश का ज्ञान किया जाता है। क्रांतियों के बारे में या लंघन ऐसा आएगा, उत्तर दक्षिण इन दिशाओं की ओर, अम, गोल में आदि से अलग अलग प्रकार के आपको गोल परिभाषा इत्यादि अगर ग्रंथ होंगे तो गोल क्या होता है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, खस्वस्तिक अधस्वस्तिक, ये सारे बातों के लिए यह इन यंत्रों का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये जय प्रकाश यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही एक आप देखेंगे तो इस यंत्र के बारे में, इसमें क्या होता है कि चतुसूत्री होती है। तो चतुसूत्री क्या होती है, चारों दिशाओं में इसको एक रस्सी बांधी जाती है और बीच में एक छिद्र होता है। तो उसकी छाव जहां पर गिरती है उसके अनुसार यहाँ दिया है, दिगांश क्रांत्यांश नतोन्नतांश मध्यम लग्न, दशम लग्न, नतांश, नतकाल, स्पष्ट दक्षिणोत्तर क्रांति, शर आदि गोलीय पदार्थों का ज्ञान सुगमता से किया जाता है। अब वहां पर कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ अंशांकन होते हैं, वहां से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन यह दो यंत्र है। एक यहाँ पर जो जगह आपको छूटी हुई दिख रही है, सेम उस जगह पर दूसरे यंत्र में वह जगह भरी हुई दिखेगी आपको। वो इसलिए क्योंकि जब वेद करना होता है तब सूक्ष्म वेद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस कारण से वहां पर अंदर कोई व्यक्ति जाते हैं और वो वहां जाकर वेद करते हैं कि यहाँ पर जो छाव है वो गिर रही है, या वहां से आकाश को देखकर वो अनुमान लगाते हैं कि अभी यह ग्रह कौन सी क्रांति चल रही है, या ये कहाँ पर है, किस इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आदि बातें। अब ये राशि वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र यह द्वादश राशि वलय यंत्र है, 12 प्रकार के यह राशि वलय यंत्र है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही दिखेंगे, और कहीं पर भी भारत में तो नहीं है। अन्य जगहों पर भी मुझे कभी संदर्भ प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस कारण से ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये जयपुर के वेधशाला का है। जयपुर में जो ऑब्जर्वेटरी है वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। अब इन यंत्रों के यूज के बारे में अगर हम कहेंगे, तो ये पर्टिकुलर इसका एक चार्ट भी मिलता है, एक सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है। तो सैद्धांतिक प्रक्रिया के अनुसार ही कौन सा यंत्र कब कार्य करेगा यह हमें पता चल सकता है। तो एक काल होता है, उसी काल में पर्टिकुलर वो यंत्र काम करेगा। और आपको अगर देखना है कि यह ग्रह इस राशि में है, कितने अंशों में है, या कोई ग्रह इस दिन इस समय में उस राशि में प्रवेश करने वाला है, तो आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार वहां पर लिखा हुआ है कि मेष राशि वाला यंत्र, वृषभ राशि वाला यंत्र, तो उससे आप वेद कर सकते हैं। और भी चक्र यंत्र है, भित्ति यंत्र है, यंत्र राज है। इससे तो अनेक प्रकार के पदार्थों, गोलीय पदार्थों का ज्ञान हम कर सकते हैं।
ये था, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने यंत्रों के बारे में दी। अब हम देखते हैं सवाई राजा जय सिंह। अब सिर्फ जय सिंह अगर कहेंगे तो हमें पता चलता है कि जय सिंह दो होकर गए। तो इसलिए यहां पर मैंने ब्रैकेट में डाला है दो, मतलब सवाई राजा जय सिंह द्वितीय, जो जिन्होंने इन इंस्ट्रूमेंट के संबंधित कार्य किए हैं वो सवाई राजा जय सिंह द्वितीय हुए हैं। अब राजा तो थे इसलिए राजा नाम वहां पर आया है। सवाई नाम क्यों आया है या सवाई जो उपाधि है वो कैसे आई उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, यह जो राजा होकर गए, इनका जन्म 3/11/1686 में हुआ है। विकिपीडिया पर हमें वो 88 दिखाई देता है या अलग अलग ग्रंथों में। तो लेकिन जो ग्रंथों में आया हुआ है, मैक्सिमम ग्रंथों में तो वहां पर 86 आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 86 लिखा है। तो इनका जो है 13वीं वयोवस्था में आमेर राज्य के गद्दी पर इनको बिठाया गया या उनको स्वीकार करना पड़ा, तभी मतलब 13 साल में ही वह राजा बन गए थे। एक खंड है जिसको आमेर कहा जाता है, जयपुर का ही एक खंड है। तो वहां पर वह राजा तब वो हुए थे 13वें साल में, मतलब 1699 में। तो यह जो आचार्य है ये राजा तो थे ही, लेकिन यहाँ आज जो विषय है, उन्होंने राजा बोलकर प्रजा की क्या सेवा की या प्रजा के लिए उन्होंने क्या किया है, यह विषय आज का जो मुझे विषय प्राप्त हुआ है उससे रिलेटेड नहीं है। इस कारण से एज अ राजा उन्होंने क्या किया, एज अ किंग उन्होंने क्या किया है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसलिए विद्यार्थियों को ये नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने राजा है तो प्रजा के लिए क्या किया है, तो वो विषय मैं नहीं अपना। आपको अगर पढ़ना है तो आप अलग से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो है कि ऑब्जर्वेटरी के बारे में या इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके बारे में स्पेशली हमें बोलना है। तो यह जो राजा होकर गए ये खगोलज्ञ थे। हर किसी की अपनी एक रुचि होती है, ऐसा नहीं है राजा है तो बस लड़ाई में ही रुचि होनी चाहिए और अलग विषयों में ही रुचि होनी चाहिए या ऐशो आराम में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। अलग अलग, जैसे हम में भी अलग अलग पिंड होता है हमारा। तो इन यह जो राजा होकर गए इनका भी एक अलग पिंड था, जिनको खगोल शास्त्र में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। अब इतनी रुचि थी प्लस वो राजा भी थे, इसलिए फायदा भी उतना ही हुआ। हम जैसे जो खगोल शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं या खगोल को जानना चाहते हैं या उसमें रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैसे देखिए, इनको खगोलज्ञ भी कहा जाता था, ज्योतिर्विद भी कहा जाता है। ज्योतिर्विद मतलब जो आकाश में ज्योतिर्पिंड है उनका ज्ञान रखने वाले ज्योतिर्विद। ज्योतिर्पिंडों को जानने की जिज्ञासा, जयपुर नगरी की निर्माण करता भी इनको कहा जाता है। उन्होंने स्वरूप उसका चेंज किया था और एक महान राजा यह होकर गए। तो जैसे कि मैंने कहा था इनको सवाई क्यों कहा गया, तो बहादुरी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उस समय में औरंगजेब राजा थे, तो उन्होंने उनको एक सवाई की उपाधि दी थी। तो उस कारण से ही वो सवाई राजा जयसिंह इस प्रकार से आगे बढ़ता गया। फिर सवाई राजा माधोजी सिंह, सवाई राजा, आगे उनकी पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ी, फिर वो सवाई जो उनकी उपाधि है वो भी आगे बढ़ती रही। इस कारण से ही इनको सवाई राजा जयसिंह ऐसा कहा गया। इनका नाम जयसिंह ऐसा है मूल। द्वितीय वो हमने लगाया कि प्रथम होकर गए थे, तो ये कौन से थे, तो ये द्वितीय थे। राजा वो थे इसलिए राजा लगाया गया, और सवाई एक उपाधि उनको प्राप्त थी इस कारण से उनको सवाई उपाधि से नाम से संबोधा गया और सवाई राजा जयसिंह ऐसा कहा जाता है। अब राजा जयसिंह से पूर्व वेद यंत्र की परंपरा के बारे में अगर हम कहेंगे, तो पूर्व के जो यंत्र है वो हमें ना के मतलब दिखते नहीं है अभी। क्योंकि उसके पहले जैसे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों के नाम मैंने यहाँ पर बताए थे, तो उन ग्रंथों में अगर हम देखेंगे तो यंत्रों को बनाना, उनके उन यंत्रों को हम ना हजारों सालों तक या 100-200 सालों तक चला पाएंगे ऐसी न परंपरा नहीं रही होगी। क्योंकि आज उनका कोई अवशेष नहीं मिलता है, इस कारण से भैया मैं कहूंगा कि वो परंपरा नहीं थी। मैं बस इतना ही कहूंगा, अवशेष नहीं मिले या नहीं मिलते हैं तो इस कारण से शायद नहीं हुई होगी, तो इस कारण से तो वह यंत्र अभी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो किसी किन्हीं कारणों से वो लुप्त प्राय हो गए। या सवाई राजा जयसिंह के जो यंत्रों को हम देखेंगे तो एक जन सामान्य व्यक्ति भी अगर जंतर मंत्र में जाता है, उनके ऑब्जर्वेटरी में जाता है, तो उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि आप अगर वहां पर जाते हैं तो वहां पर आंख लगाएंगे, जिस सम्राट यंत्र के बारे में मैंने कहा, तो वहां पर अगर एक पर्टिकुलर जगह है वहां पर अगर आप आंख लगाएंगे तो आपको उत्तरी ध्रुव दिखाई देगा। तो यह यंत्र इन्होंने इस प्रकार से बनाए कि वो
अनेक वर्षों तक चलेंगे। लेकिन उसके पहले जो थे वो इस प्रकार से परंपरा नहीं थी। कुछ सालों के लिए वह यंत्र रह जाते थे, और जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा निपुण रहते थे उसमें। तो इस कारण से क्या था कि ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो जो विद्वान है उन विद्वान लोगों को पता चल जाता था कि हम वेद की कैसे करेंगे, और जो भी स्टेटमेंट्स थे ग्रहण के बारे में, या जो पंचांग निर्मित होती थी उस समय में, तो पंचांग निर्मित वह आचार्य किया करते थे। तो यह परंपरा उससे पहले थी, लेकिन यह समस्या आगे जाकर हो सकती थी। इसलिए अनेक ग्रंथों को हम देखते हैं कि प्राचीन काल में वो बहुत क्लिष्ट थे। अगर आज से हजारों साल पहले, या हजार साल बहुत ज्यादा हो गए, आज से 200-300 साल पहले अगर कोई मराठी के बुक्स पढ़ेंगे, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, ऐसे अलग अलग भाषाओं के भी अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे 300-400 साल पुरानी, तो आज हमें वो समझना बहुत मुश्किल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सरलीकरण करते हैं। और आज ने आज के फ्यूचर में भी अगर हम देखेंगे तो उन व्यक्तियों को भी उसके बारे में पता चले। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह उन्होंने उस समस्या को जाना कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर लोग इस वेद परंपरा के बहुत कम रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे यंत्रों की निर्मित की जिससे सैकड़ों साल के बाद भी बहुत ही आसानी से मतलब इतना भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करीब आते हैं। तो ऐसे हम उन यंत्रों से वेद कर पाते हैं। वेद यंत्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है वो ऐसा, जब इनके ग्रंथों को हम देखेंगे, अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। उन ग्रंथों के भी नाम मैंने ऊपर दिए हैं। तो इनका अभ्यास बहुत ज्यादा था। जितने भी पुस्तक उस समय में अवेलेबल हो सकते थे उन सभी पुस्तकों का अभ्यास किया। उनका संग्रह उनके लाइब्रेरी में था। सर्वे इनका सर्वेक्षण भी बहुत चलता था कि अभी पूरे भारत में या भारत के बाहर क्या क्या इस वेद यंत्रों के ऊपर रिसर्च चल रहा है, या लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये भी उनका सर्वे चलता था। उसके लिए उन्होंने कुछ व्यक्तियों को लगाया भी था। तो इस कारण से ये सर्वे भी करते थे। शोध कार्य इनका ऐसा ही नहीं, लिखित जैसे रिसर्च पेपर आज हमें ऑनलाइन प्राप्त हो जाते हैं या हम मिल जाते हैं, लेकिन उस समय में भी रिसर्च पेपर या ऐसे ही लेख जो है वो चलते थे। इजीली तो नहीं मिलते थे, लेकिन एक राजा थे तो राजा का क्या हो सकता है, कनेक्शंस क्या हो सकते थे वो हम सभी को पता है। तो लिखित स्वरूप में भी अगर इन वेद यंत्रों के बारे में कुछ मिलता है तो उनके पास वो सारे लेख आ जाते थे। मौखिक से भी अगर हम कहेंगे तो कोई अगर वेद ज्ञाता आते हैं उनके दरबार में, या वेदज्ञ कोई किसके बारे में सुन लेते हैं कि यह बहुत बड़े वेद ज्ञानी है या खगोल शास्त्र के ज्ञाता है, तो उनके साथ चर्चा करना, उनके साथ बैठना इत्यादि भी यह राजा कार्य करते थे। प्रत्यक्ष उनसे मिलना या पत्र व्यवहार उनसे करना, ये भी करते थे। आविष्कार के बारे में तो ये जो 5 वेधशालाओं के बारे में हम आगे देखेंगे, तो उन्होंने ही यंत्र बनाए हैं। तो इस कारण से उनका क्या आविष्कार है, क्या उन्होंने वहां पर किया था, ये सारा हमें पता चलेगा। तो साधना, उनकी साधना भी थी। पढ़ना अलग बात, प्लस आकाश को देखना, थियोरेटिकल स्टडी और प्रैक्टिकल स्टडी। तो इनके बारे में भी था कि आकाश को देखना, तारों के बारे में प्रैक्टिकली देखना कि चलो ये पढ़ा था तो यह तारा इस दिन यहाँ पर इस प्रकार से है, आदि बातें। तो इसलिए उनकी एक साधना भी थी, एक राजा होने के बावजूद भी। तत्काल में प्रचलित वेद ज्ञान समस्या का निरीक्षण। अब उस काल में, जिस काल में इन्होंने यह यंत्र बनाए, उस काल में बहुत सारे जगहों पर हम देखेंगे तो वेद ज्ञान के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। सटीक ज्ञान प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए यूरोपियन, ग्रीक, मुगल, हिंदू, क्रिश्चियन आदि अनेक सभी लोग इस प्रयास में लगे थे कि जो है हमें सटीक ज्ञान किन यंत्रों से प्राप्त हो सके। इसलिए इसके सटीक ज्ञान प्राप्त करने हेतु सवाई राजा इनकी भी जर्नी प्रारंभ हो गई। अब टाइको ब्राहे, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन आदि के नए सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। अब इनका ये हुआ था कि ये सिर्फ भारतीय ही नहीं, या भारत में अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के लोग मिलेंगे उनसे ही नहीं, विदेशी जो लोग होते थे जो बहुत बड़े खगोलज्ञ होकर गए, तो जैसे टाइको ब्राहे, कुछ नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। तो इन जो नए नए सिद्धांत उन्होंने लाए थे या लोगों के सामने उन्होंने रखे थे, उनको भी जानना, उनको न्योता देना, उनको बुलाना, इस प्रकार से भी उन्होंने कार्य किए। और उनका जो नॉलेज है वो आत्मसात करना।
दिल्ली की वेदशाला में भी अब यही कहेंगे, तो ये अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग लोगों से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो उन्होंने खुद स्वयं दिल्ली की वेदशाला, जो सबसे पहली वेदशाला सवाई राज जयसिंह की हम कह सकते हैं, तो उसमें उन्होंने, उस वेधशाला में 8 वर्षों तक उनका संशोधन चला। सिर्फ अकेले ही वहां पर नहीं थे, उनकी बड़ी टीम थी, जो भी अच्छे अच्छे खगोलज्ञ थे, उनकी सारी टीम बनाकर वहां पर रहे। वहां पर उस 8 वर्षों तक रिसर्च चला कि ये जो है उस प्रकार उस समय में सारणियां चलती थी। तो सारणियां मतलब कौन सा ग्रह कौन से दिन में कौन से राशि में जाएगा, कहाँ पर प्रवेश करेगा, या उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, कौन से दिन में क्या रहेगी, एक वार्षिक इस प्रकार से चलता था। तो उन्होंने वहां पर 8 वर्षों तक वहां पर संशोधन चला, और उसके बाद में यंत्रों की निर्मिति वहां पर हुई। सटीक यंत्रों की निर्मिति वहां पर हुई। सम्राट जिस मोहम्मद शाह की आज्ञा से भारत में सवाई राज जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में भव्य 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। तब जो सम्राट थे उस समय के, जिस मोहम्मद शाह की, उनकी आज्ञा, ये जो सम्राट थे उनकी आज्ञा तो उनको लेनी ही थी, तो इसलिए उनकी आज्ञा से इन्होंने क्या किया है कि पूरे भारतवर्ष में 5 वेधशालाओं का निर्माण उन्होंने किया। अब एक वेधशाला से भी काम हो सकता था, लेकिन यह इतने जिज्ञासु थे कि एक वेधशाला से अगर हमें कुछ आंसर्स मिल रहे हैं एक जगह से, तो वही आंसर्स हमें अगर 5 अलग अलग जगहों से मिलते हैं, तो हम उसको सटीक मानेंगे। इसी कारण से उस समय में इन्होंने जो भी यंत्र बनाए थे, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे, कि इन्होंने वो बना लिए सबसे पहले। तो समय राजा जयसिंह का, उनका एक ग्रंथालय भी और संग्रह भी बहुत ही अच्छा था जयपुर में। एक इतिहास में अगर हम देखेंगे तो पहले जितना था अभी तो उतना नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ग्रंथालय बहुत, मतलब पूरे खगोल शास्त्र संबंधित जो भी ग्रंथ थे उससे भरी पड़ी थी, भरा पड़ा था वो ग्रंथालय। और संग्रह भी अलग अलग प्रकार, छोटे यंत्र बड़े यंत्र, इस प्रकार से उन्होंने वहां पर उनका संग्रह आज भी, अगर हम आप जंतर मंतर जयपुर में जाते हैं, तो आप वहां पर एक संग्रहालय है, तो वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के यंत्रों को देखने को मिलेंगे। भारतीय प्रस्तर वेद परंपरा के स्वर्ण काल के जनक भी इनको कहा जाता है। तो क्यों स्वर्ण काल कहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उस समय में ऐसा हुआ था कि सटीकता से इन ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि अनेक प्रकार की सारणियां, अनेक प्रकार की यंत्र तब उपलब्ध थे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन कुछ कला अंश बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन कुछ कला का भी डिफरेंस आता था। तो इनका कहना था कला का भी डिफरेंस अगर आज हम मानेंगे, ठीक है, 2 सेकंड या 1-2 मिनट घड़ी आगे पीछे हो रही है, तो उनका ऐसा मानना था कि आज की सोच अगर रखेंगे तो वो कुछ नहीं लगेंगे। लेकिन अगर अनेक वर्षों का अगर हम देखेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हमारा पूरा प्रिडिक्शन, वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहिए, या जो भी अभी नासा या इसमें जो प्रयोग चल रहे हैं तो उनके भी बारे में, तो वो सटीकता से नहीं चल पाएंगे। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि नहीं, सटीकता जितना हो सके उतना सूक्ष्म ज्ञान हमें होना चाहिए। तो इसका, इसलिए उनका जो प्रयास रहा वो सफल रहा। तो इस कारण से यहाँ पर जो मैंने लिखा है, भारतीय प्रस्तर वेद परंपरा, जो वेदाचार्य रहे, जो एस्ट्रोनॉमर्स रहे उस समय के, तो उनके लिए वह स्वर्ण काल माना गया। लोगों का यंत्रों का लुप्त हो जाना, तो उस समय में उन्होंने जैसे एक रिसर्च भी करते रहे, तो उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे यंत्रों का उपयोग किया था, धातुओं के यंत्रों का उपयोग किया था, लेकिन वो धूप में ही रहते हैं, क्योंकि खुला आसमान होना चाहिए। हम आज साइड में पूरे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, और वहां पर यंत्र अगर करें तो यंत्र काम नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के यंत्र लघु बनाए, बड़े बनाए। अलग अलग प्रकार के मटेरियल उन्होंने यूज किए, धातु, लकड़ी, चूना, मिट्टी, सीमेंट, अलग अलग प्रकार के उन्होंने वहां पर जो साहित्य है वो यूज किए थे। लेकिन जो लघु यंत्र थे, वो यहाँ से वहां रख सकते थे, या थोड़ा भी अगर कुछ बारिश गिरती है या तूफान आता है तो वो यंत्र नष्ट हो जाते थे। इस कारण से लघु यंत्र जो है वो लुप्त प्राय हो गए, और बृहत काय यंत्रों का अनेक वर्षों तक टिक पाना ये जो रहा। क्यों बृहत यंत्रों की रचना उन्होंने की, क्योंकि वो अनेक वर्षों तक चलते रहेंगे। इस कारण से उन्होंने जो इतने बड़े पैमाने पर, अगर आप अभी छात्र हैं, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले ही रहे हैं, तो कभी अगर घूमने जाएंगे, तो उनका एड्रेस भी मैं आगे जाकर बताने वाला हूँ आपको। तो वहां पर उन उस शहर में अगर आप जाते हैं, तो आप देखेंगे तो वो इतने बड़े हैं,
तो जिस कारण से अनेक और भी अनेक वर्षों तक वो वहां पर रहेंगे। बस उनको थोड़ी मरम्मत करनी पड़ती है, उनका जो जीर्णोद्धार है वो समय समय पर करना होता है। अब यहाँ पर जैसे दीर्घ काल तक टिकने वाले ईंट, पत्थर, चूना, काष्ठ, धातु, भित्ति, रेणु, इतने सारे साहित्य को उन्होंने ये किया था। बृहदाकार स्थित रहने वाले यंत्र उन्होंने उनके गुरु जो पंडित जगन्नाथ सम्राट तथा पंडित केवलराम ज्योतिषी प्रभृति देशी विदेशी वेदाचार्यों, बहुत बड़ी टीम उन्होंने ये की थी। तो अनेक प्रकार के वेदाचार्य, ज्योतिषी, अनेक संप्रदायों के सभी, यहाँ पर कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। बस जो विद्वान है, जिसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज्ञान है, वो सभी वहां पर आए। उन सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया और वहां आकर यह जो कार्य है वो चला। सारणियों का अभ्यास भी वहां पर चला। जैसे मैंने कहा कि सारणियां क्या होती है, तो उनके कमियों के बारे में उन्होंने जाना और उसमें संशोधन करके उन्होंने उसके बाद में दिल्ली की जो वेधशाला है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है कि मुगल बादशाह जिस मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर बनाई गई संशोधित खगोलीय सारणी, क्योंकि उनकी आज्ञा से यह वेधशाला प्रारंभ कर पाया था। हाँ, उन्होंने जो सबसे पहली सारणी बनाई वो उन्हीं के नाम से उन्होंने जो पब्लिश की थी उस समय में। जेवियर द सिल्वा के द्वारा गैलीलियो के आविष्कार के बारे में न पता चलना, अब जो गैलीलियो होकर गए थे, तो उस समय में उन्होंने दूरबीन का जो अम, आविष्कार किया था। तो दूरबीन के बारे में तो आप सभी को पता है उस स्टोरी के बारे में कि दूरबीन से ग्रहों को देखना ये पाप माना गया था, या उनके लिए उनको कुछ सजा भी मिली थी, कुछ ऐसी शिक्षा भी मिली थी। तो इस कारण से क्या है, इनका जो आविष्कार उस समय में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। लेकिन अगर वो प्रचलित होता और वो सवाई राज जैसे तक इसकी इंफॉर्मेशन आती कि दूरबीन जो बिना विद्युत और बिना इसकी चलती है और वो हम यंत्रों में लगा सकते हैं, तो आज शायद यंत्रों का जो स्वरूप रहता वो कुछ अलग होता। सवाई राजा के सफलतापूर्वक वेधशालाओं के निर्माण को देखकर बाद में यूरोप में भी वेधशालाएं इस प्रकार से बनना प्रारंभ हो गई थी। फिर उनके मृत्यु के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ऐसा इनका ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया कि सवाई राज जयसिंह उन्होंने जो इस ऑब्जर्वेटरी या ये जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उनमें उनका क्या योगदान रहा था, इसको मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में बताया। अब इनके ऑब्जर्वेटरीज के बारे में मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है उनको देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने खुद स्वतः वहां जाकर फोटोग्राफ्स लिए हैं। वो भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ मेरे पीपीटी को। हाँ, अब इसके बाद में मैं ओरली यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि किन्हीं कारणों से इनके स्लाइड्स में कुछ त्रुटियां आ गई थी, तो इससे उनके स्लाइड्स नहीं है, तो मैं इसे ही आप सभी को बता दूंगा। तो जैसे सबसे सवाई राय जयसिंह के जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज, जो 5 ऑब्जर्वेटरीज के बारे में इससे पहले मैंने कहा था, तो उसमें सबसे पहली जो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी वो दिल्ली में बनाई गई थी, जिसका मैंने उल्लेख भी किया था कि 8 साल तक वहां पर अध्ययन चला था। यह वेधशाला संसद मार्ग, कैनॉट प्लेस, जनपथ नई दिल्ली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यह यंत्रालय महाराजाधिराज श्री सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने ईस्वी सन 1724 में यह बनवाई थी। सम्राट जीज मोहम्मद शाह की आज्ञा से भारत में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित भव्य 5 वेधशालाओं में से मुगल बादशाहों की राजधानी दिल्ली की जंतर मंतर वेधशाला सबसे प्राचीन, अर्थात इन्होंने जो निर्माण की उससे सबसे प्रथम है। और इसके उपरांत इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण, ऐसा नहीं है कि दिल्ली के वेधशाला में जो यंत्र हमें दिखेंगे उससे पूरी तरह से भिन्न हमें अन्य जगहों पर जो वेधशालाएं उनकी वहां पर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मिलते जुलते ही है, बस आकार में थोड़े कम ज्यादा मात्रा में हमें वह मिलते हैं। अब इसके उपरांत इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण उन्होंने, हाँ, जयपुर, दिल्ली के बाद जयपुर, उज्जैन, मथुरा एवं वाराणसी में भी इन्होंने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण किया था। इन वेधशालाओं में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने अपनी योग्यता से नए वेद यंत्रों का निर्माण करवा कर दिल्ली वेधशाला पर उन्होंने करीब 8 वर्षों तक स्वयं ग्रह नक्षत्रों का वेद कर ज्योतिर्गणित के अनुसार
प्रमुख उपकरणों का निर्माण तथा उनमें संशोधन किए थे। सवाई राजा सिंह द्वितीय द्वारा मुगल बादशाह अजीज मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर बनाई गई संशोधित खगोलीय सारणी दिल्ली के जंतर मंत्र वेधशाला पर ही आधारित है। अगर यह सारणी आपको कहीं और दिखाई देती है तो आपको जान लेना है कि यह सारणी कौन से वेधशाला में स्थित वेद यंत्रों के द्वारा बनाई गई थी। इस वेधशाला में अगर हम देखेंगे तो चार मुख्य यंत्र आपको देखने को मिलते हैं, जो छह इमारतों में स्थित है, जिनका नाम एक सम्राट यंत्र आपको वहां पर दिखाई देगा, जयप्रकाश यंत्र भी वहां पर है, राम यंत्र और मिश्र यंत्र। ठीक है, इनके नाम मैं बता रहा हूँ तो इनकी आकृति के बारे में नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने कहा, कुछ समय मैंने उसके लिए सेव रखा है कि मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। अभी 10 ही मिनट में मैं इसको समाप्त कर आपको फोटोज दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर चार यंत्र के बारे में मैंने कहा, सम्राट यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र है, राम यंत्र है और मिश्र यंत्र। मिश्र यंत्र आपने बहुत बार देखा भी होगा। बहुत सारे जो इंटरनेट पर वीडियोस भी आपको देखने को मिलते हैं, या बहुत सारे पुस्तकें भी होते हैं जो प्रस्तर वेद यंत्रों के ऊपर। तो वहां पर उस मिश्र यंत्र का फोटो देखने को मिलता है हमें। मिश्र यंत्र के विषय में यह मान्यता है कि इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के पुत्र महाराजा माधो सिंह द्वारा वह यंत्र की निर्मित हुई थी। सवाई राजा जयसिंह उन्होंने उस यंत्र की निर्मित नहीं की थी। प्रायः यहाँ पर मुख्य चार तथा उपमुख्य तीन वेद से कुल 7 वेद यंत्र स्थापित है। देखिए, हमारा जो विषय है वह विषय बस सवाई राय जयसिंह के ऑब्जर्वेटरीज के संबंध में है, इसलिए मैं इनके ही ऑब्जर्वेटरीज के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और किसी आचार्यों ने ये जो वेदशाला है वो बनवाई नहीं थी। इतिहास में भी दो तीन आचार्य होकर गए थे 800 1000 1200 के समय में। उसके बाद में अभी भी एक आचार्य होकर कल्याण दत्त शर्मा, उन्होंने भी अलग अलग प्रकार की वेदशालाएं बनवाई थी। तो वो विषय में जो मुझे विषय आज प्राप्त हुआ है उससे संबंधित नहीं, इस कारण से मैंने उन वेदशालाओं के बारे में यहाँ पर नहीं बताया है। तो इसलिए आपके ज्ञान के लिए कि इन्होंने ही वेदशालाएं बनवाई ऐसा नहीं। यहाँ शुरुआत जो आज भी वेदशाला देखने को मिलती है और बहुत ही बड़ा उनका रिसर्च चला, इसे यह है आचार्य है प्राय यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिल्ली की वेदशाला हुई। उसके बाद में जयपुर में भी यह वेदशाला है। यह वेदशाला गंगोरी बाजार, जेडीए मार्केट, जयपुर राजस्थान, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगी। इसका भी नाम जंतर मंतर है। अब जंतर मंतर से ही सभी वेदशालाएं प्रचलन में आ गई, और यह विश्व धरोहर की सूची में भी सम्मिलित है। जयपुर में अगर आप जाएंगे कभी तो आपको वहां पर जो भीड़ देखेंगे आप, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलर है जयपुर के जंतर मंतर। सवाई राजयसिंह द्वितीय द्वारा रचित 5 वेधशालाओं में से यह द्वितीय वेधशाला मानी जाती है, जिसका निर्माण ईस्वी सन 1728 में किया गया था। इस वेधशाला में पत्थर आदि के बड़े यंत्रों के अतिरिक्त धातु से सिर्फ पत्थर से बने हुए ही यंत्र आपको देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है। दिल्ली की वेधशाला में अगर हम देखेंगे तो आपको सिर्फ पत्थर से ही बने हुए यंत्र दिखाई देंगे, लेकिन जयपुर के वेधशाला में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक संग्रहालय भी दिखाई देगा, और यहाँ पर एक मूवी भी चलाते हैं। तो इस कारण से आप और भी थोड़ा बहुत ही चलाते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है उससे मूवी के द्वारा। तो इसका जो संग्रहालय है उसमें भी बहुत ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए हैं यंत्रों के, जो निस्संदेह सवाई राज जयसिंह द्वितीय का ही संग्रह है, क्योंकि उनकी ही इतनी अच्छी रुचि थी। तो उस कारण से ही आज हमें वो प्राचीन यंत्र देखने को मिलते हैं जो अन्य किसी भी जगह पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इस वेधशाला में भिन्न भिन्न प्रकार की यंत्र राजों का भी अच्छा संग्रह देखने को मिलता है। इस वेधशाला में कुल 17 यंत्र है। जैसे दिल्ली में हमने देखा 4 यंत्र थे, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुल 17 यंत्र है। इनके नाम आपको जो पीपीटी मिलेंगे उसमें मैं दे दूंगा, या इंटरनेट पर से भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से 17 यंत्र है। इसमें अगर देखें, चक्र यंत्र, पूर्व कपाल यंत्र, पश्चिम कपाल यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, षष्ठांश यंत्र आदि। उसके पश्चात हम देखेंगे जीवाजी शासकीय वेधशाला, जो उज्जैन में स्थित है। उसका नाम यहाँ पर लोग उज्जैन में भी जंतर मंतर है ऐसा ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका नाम जीवाजी शासकीय वेधशाला ये ऐसा है। तो यहाँ पर भी ये जो है यह वेधशाला चिंतामण रोड, जयसिंहपुरा, उज्जैन में स्थित है।
इस वेधशाला का निर्माण काल के बारे में अगर कहेंगे, 1734 है। यंत्रों की जानकारी देने वाले संगमरमर जो मार्बल होते हैं, वहां पर सूचना पट्ट भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से लगाए हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ यंत्र को देखेंगे तो वही पता चलता है इस यंत्र से क्या क्या हम देख सकते हैं, आदि बात जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पर दी गई होती है। वेधशाला को इन यंत्रों के कारण लोग यंत्र महल भी कहते हैं। तो इस वेधशालाओं को कुछ लोग यंत्र महल, यंत्रों का महल, जहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स, ये बहुत सारे रखे जाते हैं, तो उनको यंत्रों का महल भी, इस प्रकार से भी एक अलंकार दिया जाता है। तो इस जो उज्जैन में है, उस वेधशाला में 5 यंत्र स्थापित है, जिसमें सम्राट यंत्र है, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, शंकु यंत्र तथा दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात मानमहल, वाराणसी। मुगल राजपूत शैली में निर्मित पत्थर की झरोखेदार खिड़कियां व सुंदर रंगों से चित्रित तथा वेद यंत्रों से सुशोभित छतयुक्त मानमहल वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो मान महल है, ये सबसे पहले मान महल था। उस मान महल के छत के ऊपर इस वेधशाला को बनाया गया था, इस ऑब्जर्वेटरी को बनाया गया था। तो बाकी के सभी ऑब्जर्वेटरी जमीन पर है, लेकिन यह ऑब्जर्वेटरी एक में वैसी है जो छत के ऊपर बनाई गई। लेकिन उसको सभी लोग अभी मान महल ही कहते हैं, और मान महल मतलब ही ऑब्जर्वेटरी या जंतर मंत्र है, इस प्रकार से अभी लोगों में ये प्रचलन में आ गया। इसका भी निर्माण 1737 में किया गया था। इस वेधशाला की योजना समर्थ आचार्य जगन्नाथ द्वारा तैयार की गई थी, जो एक ज्योतिषी एवं वेद यज्ञ विशेषज्ञ थे। यह कार्य जयपुर के स्थापत्यकार शिल्पी मोहन द्वारा एवं सरदार सदाशिव की देखरेख में संबंध किया गया था। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के आचार्यों के द्वारा यह जो यंत्र है ये बनाए गए थे। अब इस वेधशाला को देखेंगे तो यहाँ पर इस वेधशाला में 6 यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में आता है मथुरा। मथुरा मथुरा की सबसे लास्ट वेधशाला, इसके बारे में यह वेधशाला कंस टीला, अगर आप वहां पर देखेंगे तो कंस टीले के ऊपर यह वेधशाला हमको देखने को मिलती है। सूरज मार्केट, होली गेट, अंतपरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यह वेधशाला, सॉरी मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थी। क्योंकि इस वेधशाला का निर्माण सवाई राय जयसिंह द्वितीय ने सन 1738 में किया था। लेकिन वेधशाला के नाम के संदर्भ में कुछ भी प्राप्त न होने कारण से अब इस वेधशाला का नाम क्या था, इस वेधशाला कुछ शिलालेख या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिलने के कारण से इसका नाम नहीं पता। इसको जंतर मंत्र कहते थे या इसको कुछ और नाम से जानते थे, ये भी इसके बारे में नहीं पता चला। प्राप्त तथ्यों के अनुसार इस वेधशाला को इसी सन 1850 के आसपास में नष्ट कर दिया गया था। अब इस वेधशाला को किसने नष्ट किया था, क्या हुआ होगा, इसका भी कोई इतिहास प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन बस इतना जहां पता चलता है कि इस वेधशाला में कुल 4 यंत्र बनवाए गए थे, जिसमें क्षितिज वृत्ताकार का यंत्र, विषुववृत्तीय यंत्र, क्षति समस्थानक यंत्र तथा षष्ठांश विलिखित मान यंत्र। तो इस प्रकार से यंत्र वहां पर देखने को एक जमाने में मिलते थे। अभी फिलहाल में वहां पर कुछ भी नहीं है, अगर जाएंगे भी तो भी आपको वहां पर उसके अवशेष भी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो मुझे विषय प्राप्त हुआ था, उसका मैं मेरे अल्पमति से मैं जो भी आपको आपके सामने रख पाया उतना मैंने रखा है। लेकिन अभी फोटोग्राफ्स बाकी है, तो मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी को। क्योंकि जिस व्यक्ति की स्तुति सुनते हैं या जिस किसी वस्तु की स्तुति सुनते हैं या जिसकी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, अगर उसकी फोटोग्राफ्स भी दिख जाए तो आनंद होता है कि हाँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं है किसी ने बोला और चले गए। फोटोज भी अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, इस कारण से मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम वेधशालाओं, सॉरी सारणी, अच्छा क्या सारणी बोल कैसी थी रहे हो? एक ही चित्र है। हेलो, हेलो। हाँ नहीं, शुरू कीजिए शुरू कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इस सारणी का फोटो आप सभी को दिखा देता हूँ। ये सारणी आपको जयपुर के वेधशाला में भी देखने को मिलेगी। ये देखिए इस प्रकार से सारणी होती है वो, जिसको हम
जूम करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आंकड़े आपको दिखाई देंगे। तो यह आप इन सारणियों से भी ग्रहों के बारे में पता चलता था कि कौन से ग्रह कौन से राशि में कब जाएगा, कितना उसकी स्पीड है, क्या है, आदि बातें। उसके पश्चात वेधशाला। ये वेधशालाओं के चित्र के बारे में देखिए कि जंतर मंतर दिल्ली की जो जो वेधशाला है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने रख रहा हूँ। वहां पर कुछ शिलालेख है, कुछ स्टील के पत्रे के ऊपर वहां की इंफॉर्मेशन है, वहां का परिसर कैसा है। जो एक यंत्र भी आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में, वो मिश्र यंत्र है, भित्ति यंत्र आदि। उसके बाद में दिल्ली के कुछ फोटोग्राफ्स वहां पर लिए गए थे। उसके बाद जंतर मंतर जयपुर में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है वहां का स्वरूप या वहां के यंत्रों को देखने को मिलेगा आपको। कुछ वहां पर छोटे छोटे यंत्र भी आपको फोटोज में दिखाई दे रहे हैं, तो वो वहां के जो मैंने कहा था कि संग्रहालय में रखे गए हैं, तो वह यंत्र है ये। अब उसके बाद में आती है जीवाजी शासकीय वेधशाला जो उज्जैन में है, वहां के कुछ फोटोग्राफ्स। इसके पश्चात मानमहल वेधशाला वाराणसी। और ये कौन सी टीला जो मैंने कहा मथुरा की वेधशाला, तो वहां पर जाकर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे। तो ये एक बीच में कौन सी टीला के पास में आपको दिख रहा है कुछ, तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो शंकु यंत्र जैसी उसकी आकृति है। और किसी के छत पर, उसके साइड में जो फोटो दिख रहा है किसी के छत पर था। तो वो एक सम्राट यंत्र का जो ध्रुव को देखने के लिए जो बीच में शंकु होता है, उसके जैसे ध्रुव ब्रह्म यंत्र इस प्रकार से वहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद कुछ जमाने में वहां पर था जो बुजुर्ग है, उन्होंने उनके घर को भी एक प्रकार से ऊपर इस प्रकार से दिया होगा आकार। ठीक है, इसके बाद की जो वेधशाला यहाँ पर है फोटोग्राफ्स, वो सवाई राय जयसिंह की नहीं है। अब और यंत्रों के बारे में एक फोटो शेयर करता हूँ बस। ये देखिए, ये यंत्रराज, यंत्रराज के बारे में जो मैंने कहा था, वो यंत्रराज यह है। उन्नतांश यंत्र उसके नीचे आपको दिखाई देगा। तुरीय तुरीय यंत्र, उसके बाद खगोल यंत्र, गोल यंत्र, धूप घटिका यंत्र, यह सुधागर द्विवेदी वेधशाला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आपको धूप घटिका यंत्र इस प्रकार से भी कुछ देखने को मिलेगा। वराहमिर खगोलीय वेधशाला डोंगला मध्य प्रदेश में है, वहां पर भी कुछ अलग प्रकार भास्कर यंत्र वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। भित्ति यंत्र अलग अलग, अब कौन से वेधशाला का है, कौन से ऑब्जर्वेटरी का है, वो वहां पर भी मैंने दिया है। जंतर मंत्र जयपुर, जंतर मंत्र जयपुर, उसके बाद में मानमहल, जंतर मंत्र काशी, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर दिया है मैंने। षष्ठांश यंत्र, बृहत सम्राट यंत्र, इसको देखेंगे अलग अलग जगहों पर आपको सम्राट यंत्रों की जो आकृति है वो अलग अलग दिखाई देगी। लघु सम्राट यंत्र जो हमें उज्जैन में दिखाई देता है। राशि वलय यंत्र जो द्वादश राशि वलय यंत्रों के बारे में मैंने कहा था वो। और अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज में कर्क राशि वलय यंत्र या मकर राशि वलय यंत्र, इन यंत्रों के बारे में कोई ना एक दो यंत्र हमें देखने को मिलते हैं। 12 यंत्र बस जयपुर में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र देखिए आपको दिल्ली में भी दिखे, दिल्ली के जंतर मंत्र में भी दिखेगा। और यहाँ पर जयपुर में भी यह राम यंत्र स्थित है। दिगंश यंत्र बहुत जगहों पर है। चक्र यंत्र, उसके बाद में कपाल यंत्र, नाड़ी वाला यंत्र जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, तो वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। और उसके बीच में कुछ लिखा हुआ है, इसे कोई शिलालेख बहुत प्रचलित थे, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ श्लोक दिखाई देंगे। ध्रुव पट्टिका यंत्र, इस यंत्र से सिर्फ और सिर्फ हम ध्रुव को देख सकते हैं। तो इस यंत्र का जो निचला भाग है वहां पर आंख लगाइए, आपको ध्रुव दिख जाएगा दोपहर में नहीं, रात के समय।
फिर क्रांतिवृत्त यंत्र अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। मिश्र यंत्र, शंकु यंत्र देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के यंत्र, मतलब वहां पर जो रेखाएं है, किसमें कम रेखा है, किसमें ज्यादा रेखाएं है, आदि। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो विषय मुझे प्राप्त हुआ था उसको मैंने आपके समक्ष समक्ष रखने का प्रयास किया। पेशेंटली सुनने, आयोजक अनेक विद्यालय है, तो सभी के प्रति मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। सभी मान्यवर, सभी गुरुजन, सभी के प्रति धन्यवाद अर्पण कर मैं मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया आपने, और आपने जो फोटोग्राफ्स दिखाई ये बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स है, जिससे ये तो बात सिद्ध होती है कि भले ही ये चीज प्राचीन रही हो, लेकिन वो उसका बेस साइंस है, इसे आप जुटला नहीं सकते। और इसी वजह से हमें हमारे देश की धरोहर और परंपरा पर गर्व होना चाहिए, और दुर्भाग्यवश हम विदेशी चीजों पर गर्व करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे कंट्री में चाहे आप औषधि का भी अगर ले ले, अगर दवाइयों का भी ले ले, तो प्राचीन काल से में भी बीमारियां ठीक हुई है। अभी आपने जो जो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन दिया वो साइंटिफिकली एकदम एक्यूरेट है, उसको चैलेंज नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, और इससे हम सबका भी नॉलेज बढ़ा है। हम टीचर्स को भी सब बातें पता नहीं होती है सर, तो बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स का और टीचर्स का, जितने पार्टिसिपेंट है, सबके ज्ञान में वृद्धि हुई है। आपका हार्दिक आभार है सर। और एक औपचारिक वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मिस्टर विक्रम मेश्राम, संताजी महाविद्यालय के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है, उनको आमंत्रित करता हूँ। Good evening, everyone. Thank you, Nihal sir, for providing me this opportunity to propose a vote of thanks on this very special occasion. This online lecture series on Indian astronomy right for BSc first year semester 2 under the category Indian knowledge system has proved to be much useful till now. Dr. Pranav Dave has quite elaborately and convincingly laid focus on observational instruments of Indian astronomy and Jay Singh and his observations. I, on behalf of the organizers, am much grateful to him and for his valuable insights. I express a deep sense of gratitude towards all the respected patrons and principals. I am grateful to Dr. Dinkar Marathe, Head, Department of Vedant Jyotish, Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek, for the excellent cooperation and coordination. I will be failing in my duties if I do not express gratitude towards all the IQAC coordinators, Dr. Nirja Hardas, Mrs. Vidya Banai, participants, and all those members of teaching and non-teaching staff who have contributed immensely in successful organization of the session today. Thank you one and all, and with the kind permission of the organizers, today's session comes to an end here. Thank you very much.